हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हमने कक्षा 7 की सोशल साइंस की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़ाना शुरू किया है। अब तक हमने अध्याय 2 से अध्याय 5 यानी कि अध्याय 2, 3, 4 और 5 इस तरह हमने 4 अध्याय के बारे में वीडियो बनाए हैं और आज हम पहले अध्याय के बारे में बात करने वाले हैं। पहले अध्याय का नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। और दोस्तों पेज नंबर 1 से 4 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए यह वीडियो हमने तैयार किया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो हमारा आज का अध्याय है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो सबसे पहले तो दोस्तों पेज नंबर 1 पर मानचित्र एक दिया गया है और यह मानचित्र कैसा है आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन यह मानचित्र को मैंने यहां उल्टा करके रखा है। ये देखिए कैसा लग रहा है। यह हमारा भारत देश का मानचित्र है। ये देखिए भारत देश का कुछ इस तरह का मानचित्र है। यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर दोस्तों हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दर्शाया गया है और यहाँ पर दोस्तों यह कौन से बहुत से द्वीपों में बटा हुआ एक देश है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यह मानचित्र दोस्तों किसका है? हमारे भारत देश का है। 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। दोस्तों एक अल इदरीसी नामक भूगोलवेत्ता, उन्होंने पूरा विश्व का मैप तैयार किया है जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को कुछ इस तरह दर्शाया गया है। और मानचित्र 1 और मानचित्र 2 पर नजर डालिए। दोस्तों यह है मानचित्र 1 और यह है मानचित्र 2। तो दोनों में आपको क्या फर्क दिखता है? तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि यह है हमारा दक्षिण हिस्सा, लेकिन यहाँ उत्तरी हिस्से में दर्शाया गया है यह है श्रीलंका और यह है हमारा भारत। तो यहाँ पर मानचित्र 2 में देखिए यह है हमारा इंडिया और यहाँ पर है श्रीलंका। तो मानचित्र 1 और मानचित्र 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। दोस्तों यह मानचित्र 1 है, वो अल इदरीसी नामक भूगोलवेत्ता ने 1154 में बनाया था और यहाँ जो नक्शा दिखाया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। यानी कि मैंने आपको शुरू में बताया कि पूरे विश्व का एक नक्शा तैयार किया था अल इदरीसी ने। इनमें से एक छोटा सा भाग यहाँ नक्शे के रूप में दर्शाया गया है और भारतीय उपमहाद्वीप को यह पूरा हिस्सा दर्शाता है। आंसर बताइए, अल इदरीसी कौन था? अल इदरीसी कौन था? अल इदरीसी दोस्तों एक भूगोलवेत्ता था। कौन? एक भूगोलवेत्ता। सही आंसर है ऑप्शन सी। और यह मानचित्र 2 को देखिए। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोस्तों यह मानचित्र 1720 में एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया था और दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं। दोस्तों यहाँ मैंने आपके सामने दोनों नक्शे रखे। यह दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, हमारे भारत उपमहाद्वीप के हैं, मगर उनमें काफी अंतर दिखता है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। क्या? यहाँ पर देखिए मैप में यह श्रीलंका द्वीप दोस्तों ऊपरी हिस्से में है, मतलब उत्तर दिशा में है। तो मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पर है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका द्वीप ऊपरी तरफ दर्शाया गया है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ जो सभी जगह है वो जगहों के नाम अरबी भाषा में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का कनौज मानचित्र 2 में पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया है। यानी कि पहला मानचित्र मैंने आपको दिखाया, अल इदरीसी ने जो मानचित्र बनाया है, ठीक 600 साल बाद यह दूसरा मानचित्र बनाया है और इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गए थे। एक बार फिर से पढ़ लो कि जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं
और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश का कनौज। और मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया और इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी और यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा। क्या दोस्तों, यह मानचित्र 2 है वो हमें ज्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यहाँ जो तटीय इलाके हैं उनके बारे में दोस्तों जो अरबी में नाम दर्शाए गए हैं वो काफी बारीकियों से लिखे गए हैं और यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों आगे हम अध्याय 6 में देखेंगे कि जो यूरोप के नाविक तथा व्यापारी है वो अपनी समुद्र यात्रा के लिए इसी नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। और दोस्तों यहाँ एक शब्द आया मानचित्रकार। तो मानचित्रकार किसको कहा जाता है? जो व्यक्ति मानचित्र मतलब नक्शे बनाता है तो नक्शे बनाने वाले को मानचित्रकार कहा जाता है। मानचित्र 2 को एक बार फिर से देखिए। 18वीं सदी के आरंभ में ग्विलोम द लिस्ले के एटलस नोवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप का मानचित्र है। क्या दोस्तों, 18वीं सदी के आरंभ में ग्विलोम द लिस्ले के एटलस नोवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप का चित्र है। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नजर डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखें। मैप में गंगा के मार्ग को देखें। ये रहा गंगा का मार्ग और यहाँ पर है डेल्टा क्षेत्र सुंदरवन। तो इसे किस तरह से दर्शाया गया है? इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकी का जो अंतर है आपके ख्याल में उसका कारण क्या है? ऐसा क्वेश्चन रखकर आपको सोचने के लिए मजबूर किया गया है। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। क्या दोस्तों, दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का जो विज्ञान था वो भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। क्या दोस्तों, दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और अभिलेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। आंसर बताइए। जो व्यक्ति मानचित्र मतलब नक्शे बनाता है उसे क्या कहा जाता है? जो व्यक्ति मानचित्र मतलब नक्शे बनाता है उसे कहा जाता है मानचित्रकार। सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे नई और पुरानी शब्दावली की बात करें तो अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती है। क्या दोस्तों, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है और यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। क्या दोस्तों, मध्य युगीन जो फारसी भाषा थी और आधुनिक फारसी भाषा है इनमें भी काफी बदलाव देखने को मिलता है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के संदर्भ में लेते हैं। क्या दोस्तों, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वर्तमान में हम एक भारत देश के रूप में करते हैं, लेकिन 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। यानी कि यह हिंदुस्तान काफी संकुचित अर्थ में लिया गया है। मिनहाज ए सिराज नामक एक इतिहासकार था, उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से ही था। उसने हिंदुस्तान शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे।
सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। एक बार हिंदुस्तान के बारे में जो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है वो एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि समय के साथ साथ हिंदुस्तान शब्द का अर्थ बदल गया है। हिंदुस्तान शब्द को ही ले लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, लेकिन 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने हिंदुस्तान शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ था। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृतियों का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। चलिए अब एक मजेदार क्वेश्चन हिंदुस्तान के संदर्भ में है, और दोस्तों यहाँ हिंदुस्तान के संदर्भ में 3 कथन दिए हैं। तीनों कथनों को ध्यान से पढ़ना है और आपको पता लगाना है उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है। चलो पढ़ो। 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा हिंद शब्द का प्रयोग किया गया था। पहला सेंटेंस सही या गलत? सही है, क्योंकि 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा हिंद शब्द का प्रयोग किया गया था, जो मैंने आपको बताया। सल्तनत काल में हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश भी हुआ। दोस्तों यह कथन गलत है, क्योंकि सल्तनत काल में हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी भी नहीं हुआ। दूसरा सेंटेंस गलत। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तीसरा सेंटेंस बिल्कुल सही है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृतियों का वर्णन करने के लिए किया। तो तीसरा सेंटेंस बिल्कुल सही, और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो 1 और 3 नंबर का सेंटेंस सही। आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। दोस्तों यहाँ समय के साथ साथ शब्द के अर्थ बदलते गए, उनके बारे में बताया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर विदेशी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। विदेशी का वर्तमान में अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। लेकिन मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले 2 किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। दोस्तों विदेशी शब्द का समय के साथ अर्थ बदलता गया। यहाँ पर हमें दर्शाया गया है कि आधुनिक काल में विदेशी किसको कहा जाता है? ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। लेकिन मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। और ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी कहा जाता है और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले 2 किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। और क्या
आपको ऐसे कुछ और शब्दों का ध्यान आता है क्या? आपको कोई और ऐसे शब्द ध्यान में आते हैं जिनके अर्थ भिन्न भिन्न संदर्भों में बदल जाते हैं? दोस्तों, एक ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में आपके लिए रखा गया है, सोचने के लिए रखा गया है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सेंटेंस दिए हैं और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो। मध्य युग में नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। पहला कथन सही या गलत? बिल्कुल सही है, क्योंकि मध्य युग में नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। दूसरा सेंटेंस, मध्य युग में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति विदेशी कहलाता था। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही। आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। आगे दोस्तों, इतिहासकार और उनके स्रोत की बात करें, यानी कि इतिहासकार इतिहास लिखने के लिए कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते थे? कक्षा 6 में आपने पढ़ा होगा कि इतिहासकार इतिहास लिखने के लिए पुराने सिक्कों, दस्तावेजों, अभिलेखों या तो शिलालेखों का इस्तेमाल करते थे। तो इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी सन तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, कक्षा 6 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में प्राचीन भारत के बारे में बात की गई है। कक्षा 7 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में मध्यकालीन भारत के बारे में बात की गई है। और दोस्तों, कक्षा 8 की एनसीईआरटी की सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक में आधुनिक भारत के बारे में वर्णन किया गया है। और इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर रहते हैं। और स्थापत्य किसको कहा जाता है? भवन निर्माण कला को स्थापत्य कहा जाता है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी सन तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में यह कक्षा 7 की इतिहास की टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे। और इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। आंसर बताइए। इतिहासकार इतिहास के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इतिहासकार इतिहास के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए सिक्कों का भी उपयोग करते हैं, शिलालेखों का इस्तेमाल करते हैं और स्थापत्य का भी। तो हमारा आंसर बन जाता है उपर्युक्त सभी का इस्तेमाल इतिहासकार इतिहास के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न भी है। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। यानी कि दोस्तों, 2 किताबों में जो एक समान इंफॉर्मेशन है वो भी समय के साथ बदलते गए। कुछ इतिहासकारों ने जो शब्द का प्रयोग किया, बाद में इसी संदर्भ का इस्तेमाल करते हुए किसी और इतिहासकार ने यह इतिहास लिखा, तो दोनों में बदलाव आ गया। पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न भी है। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। दोस्तों, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में कागज का मूल्य समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक कहानी दी गई है। तो इन 2 प्रसंगों की तुलना कीजिए। यानी कि 2 प्रसंगों में कागज का मूल्य दर्शाया गया है। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी
और उसके कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। क्या दोस्तों, 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की कॉपी की जरूरत पड़ी, लेकिन उस वक्त प्रिंटर मशीन, जेरोक्स मशीन थे नहीं, इसीलिए पुस्तक की कॉपी हाथ से ही लिखनी पड़ती थी। लेकिन जरूरी कागज कहां से लाए, उनके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी और उसके कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर देता। वर्तमान में दोस्तों बहुत से खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो कागज में लपेट कर दिए जाते हैं। तो एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर देता। तो कागज कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में? तो याद रखना दोस्तों, 13वीं शताब्दी में कागज बहुत अधिक महंगा था, लेकिन 14वीं शताब्दी में यह कागज आसानी से उपलब्ध हो सकता था। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्मग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जिया, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। यानी कि समय के साथ साथ कागज का उपयोग बढ़ता गया। लोग धर्मग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जिया, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। एक सुंदर सा क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, बताइए आंसर। मध्यकाल में कागज का उपयोग कहाँ किया जाता था? तो मध्यकाल में कागज का उपयोग धर्म ग्रंथ लिखने में, शासकों के वृत्तांत लिखने में, संतों के उपदेश, अर्जिया, अदालतों के दस्तावेज लिखने में, यह सभी कार्यों में मध्यकाल में कागज का उपयोग किया जाता था। तो सही आंसर बन जाता है उपर्युक्त सभी कार्यों में मध्यकाल में कागज का उपयोग किया जाता था। सही आंसर ऑप्शन डी। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। दोस्तों, पांडुलिपियां कौन एकत्रित किया करते थे? धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे और इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग काफी कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसीलिए लिपिक या नकलनविश हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। दोस्तों, उस वक्त छापे खाने तो थे नहीं, इसीलिए लिपिक या नकलनविश, नकलनविश किसको कहा जाता है? कॉपी करने वाले को नकलनविश कहा जाता था। तो वो सभी हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है, क्योंकि कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फल स्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। चलिए आंसर बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए हैं और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो। मध्यकाल में छापे खाने थे। दोस्तों, मध्यकाल में छापे खाने तो थे नहीं, तो यह सेंटेंस गलत हो गया। पांडुलिपियों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, यह कथन सही है। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, केवल 2 नंबर का कथन सही। आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता था जैसा आपने किया। आपने अपने फ्रेंड के होमवर्क बुक में से कॉपी की, कुछ शब्द बदल गए। तो पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द तो कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है।
इसीलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द फेरबदल कर लेता था तो कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। अभिलेखागार किसको कहा जाता है? ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, उसे कहा जाता है अभिलेखागार। और आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यूरो का रिकॉर्ड रखते हैं, उसे कहा जाता है अभिलेखागार। आंसर बताइए। ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, उसे कहा जाता है अभिलेखागार। सही आंसर है ऑप्शन सी। और दोस्तों चित्र 1 इमेज में देखिए। चित्र 1 यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है, जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर से 7.1 सेंटीमीटर है और इस छोटे से आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनीएचर कहा जाता है। दोस्तों लघु चित्र को मिनीएचर भी कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि चित्र 1 यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है, जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर और 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे से आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनीएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों की स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। आंसर बताइए। छोटे आकार के चित्र को क्या कहा जाता है? छोटे आकार के चित्र को मिनीएचर कहा जाता है, यानी कि लघु चित्र कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी। और कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। क्या दोस्तों? एक ही लेखक अपना वृत्तांत 2 बार लिखते थे। उदाहरण के तौर पर 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। और दोनों वृत्तांत में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं मिली थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था पहला वृत्तांत। आंसर बताइए। निम्न में से किस इतिहासकार ने अपना वृत्तांत 2 बार लिखा था? तो नाम है जियाउद्दीन बर्नी ने 14वीं सदी में अपना वृत्तांत 2 बार लिखा था। सही आंसर ऑप्शन डी। और चित्र 2 को देखिए। लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाइयां हो सकती है। नस्तलिक लिपि यानी कि बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि को नस्तलिक लिपि कहा जाता है। तो यह नस्तलिक लिपि में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिस्त लिपि जो दाईं की ओर से लिखी जाती है और अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन होती है, यह शिस्त लिपि। एक बार फिर से पढ़ ले कि लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाइयां हो सकती है। नस्तलिक लिपि जो दोस्तों बाईं ओर लिखी जाती है, यह नस्तलिक लिपि में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इसी लिपि को पढ़ना आसान होता है।
शिस्त लिपि जो वर्तमान में हम लिखते हैं वो है शिस्त लिपि, जो दाईं ओर से लिखी जाती है और अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन होती है। तो यहाँ पहले अध्याय के पहले पार्ट को खत्म करते हैं। कल मिलेंगे दूसरे पार्ट में। ओके, आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।